अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्जुक आजमी और जी हाँ, हमेशा की तरह आप है मेरे यूट्यूब चैनल पे। बात करेंगे एक बार फिर पाकिस्तान से शुरू करेंगे और जाहिर पाकिस्तान से शुरू करना बनता भी है। आप लोग जैसा कि जानते हैं कि पाकिस्तान हिंदुस्तान में कुछ दिन पहले तक जो है काफ़ी टेंशन जो है बनी रही थी। खैर टेंशन तो अभी भी है, लेकिन अच्छी बात ये है कि उस लेवल की नहीं है। लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जी तकरीबन 4 कंट्रीज़ के विज़िट पर जो है जा रहे हैं 25 से लेकर और 30 मई तक जो है वो ताजिकिस्तान, उसके अलावा ईरान और अज़रबैजान के साथ तुर्की का विज़िट करेंगे। सबसे पहले टर्की या तुर्किया जिसको अब कहा जाता है, वहाँ पे गए हैं और जिनके साथ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब भी हैं, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अता तार साहब भी हैं और स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर यानी कि तारिक फातमी साहब जो हैं वो भी उनके इस विजिट का हिस्सा हैं। अब हर जगह जा जाकर जो है ये बताया जाएगा कि जी हमारा क्या एक टेंशन बनी थी भारत के साथ, और जाहिर है कि अपने आप को हम जो है वो ये क्लियर कराने की कोशिश करेंगे हर कंट्री में जाकर के हमने तो कुछ नहीं किया जी, हम तो इतने मासूम लोग हैं, पता नहीं भारत को क्या हो जाता है कि वो हमसे एकदम भुगड़ जाता है। तो जी ये बातें करेंगे शहबाज शरीफ जाकर। और वैसे बाकी जो दूसरा डेलीगेशन है वो तो आप जानते ही हैं कि वो तो जो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं उस वो उस दूसरे डेलीगेशन को लीड कर रहे हैं और सब जगह जाएंगे। जी मुसलसल हमारे DGIS-PR साहब की स्टेटमेंट्स जो हैं वो चल रही हैं टीवी पे अभी तक। जो है वो सिर्फ और सिर्फ यही बता रहे हैं कि हमने जी भारत का मुकाबला किया, और पब्लिक और भारत के मुकाबले के वक्त जो है वो पाकिस्तान की अवाम यानी पाकिस्तान की जो पब्लिक है वो जी एस्टैब्लिशमेंट या फौज के साथ या गवर्नमेंट के साथ या स्टेट के साथ जो भी कह लीजिए उसके साथ खड़ी रही है। और बार बार ये बताया जा रहा है कि जो एक दोनों में कहा जा रहा था कि फासले आ गए हैं, यानी कि पाकिस्तानी फौज में और लोगों में। इमरान खान को क्रेडिट दे सकते हैं आपके खान साहब, जब से जेल गए तब से लोग थोड़े नाराज नाराज से हैं और कई चीजों में जो है वो क्रिटिसिज्म जो है वो भी चल रही है। और यकीनन ये बात जो है ये हमारी आर्मी को पसंद नहीं आ रही होगी, तो इसीलिए मुसलसल जो है वो हर दूसरे दिन या तो प्रेस ब्रीफिंग होती है, प्रेस ब्रीफिंग नहीं होती तो कोई भी इवेंट होता है और उस इवेंट में जाकर जो है हमारे लोग जो हैं यानी कि भाई लोग जो हैं और वो जी यही बातें करते हैं कि जी सब कुछ ठीक चल रहा है और पब्लिक जो है वो बहुत फौज के साथ खड़ी हुई है और भारत के टाइम पे तो खास तौर पे खड़ी हुई है। जी हाँ, शायद इसीलिए बहुत टाइम से मैंने कई बार अपने शोज में भी जिक्र किया कि लगता ऐसा है कि चाह रहे हैं कि कुछ भारत की तरफ से कोई एयर स्ट्राइक हो जाए, कुछ हो जाए, ताकि एक बार फिर जो है तमाम अटेंशन जो है वो डाइवर्ट कर दी जाए भारत की तरफ। और लोग जो हैं अगर बलूचिस्तान में भी कुछ होता है तो वो भी कह दें जी भारत कर रहा है, TTP मार लगा रही है उसमें भी भारत का हाथ है। और इस तरह से हर चीज के ऊपर से हमारे लोग जो है ना वो एक तरह से कहिए कि सारा मलबा उठाकर अफगानिस्तान या अब फिर कह लीजिए कि भारत की तरफ शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी जो गलतियां हैं जिसमें कि अब कहा यह जा रहा है कि जी डॉक्टर मारंग बलोच को भी एक तरह से टेररिस्ट डिक्लेयर करने की कोशिश की जा रही है, उस तरफ ध्यान नहीं दे रहे कि कहाँ गलती कर रहे हैं और कहाँ सही हो जाना चाहिए। लेकिन बहरहाल काफी टाइम हो गया है, लेकिन इसके बावजूद स्टेटमेंट्स जो है वो भारत को लेकर चलती चली जा रही हैं। अगर हम भारत की ही बात करें तो और इकोनॉमी की बात करें तो जी भारत की इकोनॉमी जो है वो वर्ल्ड नंबर 4 पे जो है आ चुकी है और उन्होंने जापान को भी पीछे छोड़ दिया है। और यकीनन फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बनने में भारत ने यकीनन बहुत मेहनत की होगी, बहुत काम किया होगा, लेकिन हम इस लिस्ट में कहीं आपको दिखाई नहीं दे रहे। और अगर दिखाई दे रहे हैं तो मुझे बताइएगा कहाँ है। यकीनन हम इस लिस्ट में नहीं है, और लेकिन हमारे लोग जो हैं उनका दावा ये है कि हम बड़ी जल्द इस लिस्ट में आ जाएंगे और उसके बाद हमारे पास भी भारत के पास 4 ट्रिलियन है, 1 ट्रिलियन इकोनॉमी तो हमारी भी हो जाएगी। इस किस्म की 1 ट्रिलियन इकोनॉमी अभी भी हमारी है। इस किस्म की वीडियोस जो है वो भी आपको सोशल मीडिया पे गर्दिश करती हुई दिखाई देंगी। लेकिन पाकिस्तान अभी भी IMF, वर्ल्ड बैंक और इसी तरह के जो लोन वगैरह पकड़ते हैं उसी में फंसा हुआ है, जबकि भारत जो है वो लड़ने भड़ने के बाद भी अपनी इकोनॉमी को संभाले हुए है और इकोनॉमी में काम किया जा रहा है। पाकिस्तान को भी इस तरफ देखना होगा एक बार फिर। जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि जो बजट तैयार किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि जी डेवलपमेंट बंद कर दीजिए, डेवलपमेंट का सारा बजट उठाकर डिफेंस में दे दीजिए, इसलिए कि हमें भारत से बहुत खतरा है।
भारत में हमने ऐसी कोई बात नहीं सुनी कि वो कहें कि जी सारे डेवलपमेंट के काम बंद कर दीजिए और सारा बजट उठाकर डिफेंस में लगा दीजिए, इसलिए कि उनकी इकोनॉमी पे उन्होंने जो काम किया है उसके बाद उन्हें तमाम स्टेटमेंट्स देने की जरूरत नहीं है। लड़ने भड़ने से बहरहाल फायदा किसी का नहीं होता, ना भारत का होगा और ना ही हमारा होगा, ये बात कोई ढकी छुपी नहीं है। लेकिन हमारे लोग जो हैं, जाहिर है कि अब हम ये तो नहीं कर सकते कि जी भारत कहे कि जी पाकिस्तान में अटैक किया जाएगा तो ये कहें कि आइए आइए तशरीफ लाइए, तो यकीनन इन्हें भी लोगों को दिखाने के लिए, पब्लिक को खुश करने के लिए उसी तरह के स्टेटमेंट जो है वो देनी पड़ जाती हैं। लेकिन बात सारी फिर वहीं पे आ जाती है कि ऐसा कब तक चलेगा। पाकिस्तान की इकोनॉमी की जो हालत है, बार बार कहा जा रहा है कि डिफरेंट टाइप के जो टैक्स है वो आम आदमी के ऊपर लगाए जा रहे हैं और मजीद जो है सख्ती बढ़ती चली जाएगी, आम आदमी की जिंदगी मजीद मुश्किल से मुश्किल तरीन होती जाएगी। लेकिन यहाँ पर बात फिर वही आ जाती है कि कोई सही इकोनॉमिस्ट इनको या तो मिलता नहीं है, और अगर मिलता है तो शायद ये उससे वही पूछने लगते हैं कि कलमा पढ़ के सुनाओ, नमाज पढ़ के दिखाओ, या इस किस्म की चीजें शुरू कर देते हैं। नहीं, हर चीज में रिलीजन का टच देने की जो आदत पड़ चुकी है उसकी वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो संभलने का नाम ही नहीं ले रही, क्योंकि जिनको काम आता है आप उनको सिर्फ और सिर्फ उस बेस पे रखते हैं कि क्या वो एक आपके हिसाब से, यानी जो एक मयार, जो एक स्टैंडर्ड इन लोगों ने तय कर रखा है मुसलमान होने का, क्या वो उस पर पूरे उतरते हैं या नहीं। बार बार अहमदियास के ऊपर अटैक चल रहे हैं पाकिस्तान में मुसलसल, और कोई पूछने वाला नहीं है। प्राइम मिनिस्टर सारी दुनिया की बातें करते हैं, हम कश्मीर के साथ खड़े हैं, हम फलस्तीन के साथ खड़े हैं, हम किसी भी हर कंट्री के साथ जहां पर भी कुछ गड़बड़ चल रही है इनके हिसाब से हम उनके साथ खड़े, लेकिन अहमदियास के साथ खड़े हैं ऐसा कभी मैंने ना हमारे प्राइम मिनिस्टर से सुना, ना प्रेसिडेंट साहब के मुंह से कोई आवाज निकली, ना ही फॉरेन मिनिस्टर, ना ही आर्मी चीफ, और ना ही कोई और जो मुल्क को चलाते हैं या पॉलिसीज बनाते हैं, किसी के मुंह से मैंने ये बात नहीं सुनी कि वो अहमदियास के साथ खड़े हैं या अहमदियास की को हिफाजत दी जाएगी और उनकी जान बचाई जाएगी। ऐसा स्टेटमेंट किसी तरफ से नहीं आता, और यही चीज जो है आप समझ सकते हैं कि इससे माइंडसेट का पता लगता है कि आखिर पाकिस्तान के लोगों का माइंडसेट क्या है। लेकिन बहरहाल हम बढ़ते हैं आगे, और बात हम करेंगे, थोड़ा फिल्मी स्टाइल हो जाता है ना तो उस पर भी बात कर लेते हैं परेश रावल साहब की हेरा फेरी। कौन मेरे ख्याल है कौन होगा जो मूवीज देखता हो और उसने हेरा फेरी ना देखी हो। यकीनन एक बेहतरीन फिल्म और बेहतरीन एक्टर्स के साथ बनाई गई, और हमेशा से बहुत ही, फर्स्ट पार्ट तो खैर बहुत ही शानदार था, और उसके बाद ये अब दोबारा से कहा ये जा रहा है कि हेरा फेरी फिर बनाई जा रही थी और बनाई जा रही है बल्कि, और उसमें जी हेरा फेरी 3 में से परेश रावल साहब जो है उन्होंने जो है वो कहा है कि वो काम नहीं करेंगे। जो साइनिंग अमाउंट उन्होंने ली थी 11 लाख बताए जा रहे हैं, उसमें उन्होंने 15% जो है इंटरेस्ट लगाकर और टीम को वापस कर दिया। अब बात सारी ये है कि अगर हेरा फेरी में परेश रावल साहब नहीं होंगे तो फिर हेरा फेरी का कोई मतलब बनता नहीं है। मतलब ये कि हेरा फेरी बने और बाबू भाई ना हो, ऐसा तो मुझे लगता है कि नहीं हो सकता, बल्कि किसी का भी ना होना जो है, चाहे वो अक्षय कुमार जी हो, चाहे वो सुनील शेट्टी हो, इन तीनों में से अगर एक का रोल भी हटा दिया गया या नहीं हुए तो यकीनन हेरा फेरी जो है वो फिर उस तरह से हेरा फेरी सक्सेसफुली नहीं बन पाएगी, और ना ही शायद पब्लिक देखना पसंद करेगी। तो लेकिन क्या वजह बनी कि परेश रावल साहब इस प्रोजेक्ट से बाहर आ गए, ये तो खैर मुझे नहीं पता, लेकिन डेफिनेटली ये खबर जरूर चल रही है कि परेश रावल साहब अब इस फिल्म का हिस्सा नहीं है, जो कि यकीनन मुझे तो बहुत अफसोस हुआ, इसलिए कि मैं बड़ा इंतजार कर रही थी कि कब हेरा फेरी 3 आएगी। कई फिल्में ऐसी होती हैं कि जिनके के कह लीजिए कि वैसे तो अक्सर मूवीज के अगर पार्ट 2 बनते हैं या सीक्वल बनते हैं तो वो इतने सक्सेसफुल नहीं होते, लेकिन हेरा फेरी उन मूवीज में से जिनको हमेशा लोग देखना पसंद करते हैं। खैर हम देखते हैं कि परेश रावल जी क्या फैसला करते हैं, और डेफिनेटली उनको इस फिल्म में वापस आना चाहिए, और अगर वो किसी वजह से नहीं आते तो फिर इस मूवी का मुझे ख्याल है इसका फ्यूचर जो है वो डार्क ही रहेगा। खैर हम बढ़ते हैं आगे, और हम आपको ये बता दें कि जी सऊदी अरेबिया में बहुत से चेंजेस आ रहे हैं। एमबीएस आप जानते हैं कि अब तो वहां पे पहले लेडीज जो है वो ड्राइव नहीं कर सकती थी, लेकिन अब वो प्रॉब्लम भी नहीं रहा है और लेडीज जो है वो ड्राइव भी कर सकती हैं, और बहुत से दूसरी चीजें जो एमबीएस लेकर आ रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि जी वो यूरोप बना देंगे 5 साल में। उसमें से खैर 2-1 साल तो निकल गए हैं, इसमें फैशन शो भी हुए हैं, म्यूजिक कंसर्ट्स भी हुए हैं, और बड़ा कुछ जो है वो होता रहा है सऊदी अरेबिया में। अब सऊदी अरेबिया में जी अल्कोहल जो है वैसे तो जैसे कहना चाहिए मिलता तो होगा ही, ऐसी कोई भी इस्लामिक कंट्री नहीं है
जहाँ पे अल्कोहल आपको छुप छुपा के ना मिलता हो। पाकिस्तान तक में मिलता है, हालांकि वैसे हम बड़ा बनते हैं कि जी हमारे यहाँ इजाजत नहीं है और हराम है और ये है वो है, लेकिन अल्कोहल जो है पाकिस्तान में मिल भी जाता है और लोग जो हैं वो छुप छुपा के जो है पीते पीते भी हैं बहुत ज्यादा, बल्कि शायद जिन कंट्रीज में इजाजत है उनके मुकाबले में पाकिस्तान जैसी कंट्री जहाँ पे परमिशन नहीं है वहां पे अल्कोहल जो है वो बहुत मिलता भी है और लोग पीते भी हैं। सऊदी अरेबिया में जी अब लीगल कर दिया गया है और कहा है कि 2026 से जो है तकरीबन 600 के करीब लोकेशंस होंगी सऊदीया की जहां पर अल्कोहल मिला करेगा। अब शर्तें क्या होंगी पता नहीं, इसलिए कि वो तो अभी कंडीशंस तो बताई नहीं गई हैं। पाकिस्तान में जरूर ये कंडीशन है कि अगर आप मुस्लिम नहीं हैं और आप किसी भी और रिलीजन के हैं तो आपको एक परमिट मिल जाता है, एक कार्ड मिल जाता है, उसके थ्रू लोग ले लेते हैं। बाकी तो आपको पता ही है जुगाड़ हमारे लोग लगाते हैं और जुगाड़ लगाकर लोग जो है ये तमाम चीजें करते हैं। मगर ये जरूर है कि अब सऊदी अरेबिया क्योंकि एक तरह से टूरिस्ट पॉइंट बनाने जा रहे हैं, अपने आप को टूरिज्म को आगे लेकर जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि वहां पर जैसे यूरोप बना देंगे और ऐसी फैसिलिटीज देंगे जो कि यूरोप में टूरिस्ट को मिलती है, तो शायद इस वजह से एमबीएस ने जो है वो तकरीबन 600 लोकेशंस के ऊपर अल्कोहल जो है वो अब सऊदी अरेबिया में मिला करेगी। और यकीनन इसके ऊपर हमारे मुल्ला माफिया और दूसरे लोग जो हैं बहुत शोर मचा सकते हैं, और लेकिन जाहिर है सऊदी अरेबिया को कुछ तो कहा नहीं जा सकता। अगर तो कोई छोटी मोटी कंट्री होती तो शायद ये लोग उनके एम्बेसडर को कहते कि निकल जाओ यहाँ से और सामने जाकर एम्बेसी के टायर वायर जलाते, लेकिन सऊदीया के साथ ऐसा होता हुआ मुझे तो दिखाई नहीं देता। लेकिन ये कि फिर भी मैं यही कहूंगी कि क्या कहाँ गए हमारे वो तमाम मौलवी जो बात बात पर कहते थे कि ये हराम है और वो हराम है और वो हराम है, वो सब कहाँ है? और वो जाकर सऊदी एम्बेसडर को क्यों नहीं कहते कि जी हमारी कंट्री से निकल जाओ, तुम्हारी कंट्री में इतना गलत काम शुरू हुआ है। उसके साथ साथ कहाँ हैं वो लोग जो कि टायर वायर जलाया करते थे, कभी फ्रांस की एम्बेसी के आगे तो कभी किसी एम्बेसी के आगे, यानी यूरोपियन कंट्रीज के आगे टायर वायर जला देते हैं। अगर जरा सा कुछ हो जाए और वो भी ऐसा जिसमें एम्बेसी का कोई लेना देना भी ना हो, तो ये सब लोग कहाँ हैं? और ये टायर जमा कर रहे होंगे या तो शायद ढूंढ रहे होंगे कि कोई बेकार के टायर मिल जाए ताकि उसको ले जाकर और सऊदी एम्बेसी के आगे जलाया जा सके। ऐसा ही कुछ करते हुए मेरा ख्याल है कि हमें जो है दिखाई दे शायद ये लोग, लेकिन अभी तक किसी ने कोई आवाज नहीं निकाली। अब जो ये हज उम्रे के लिए जो जाया करते हैं लोग, अब उनको यकीनन कसम खानी पड़ेगी कि हम हज उम्रे के लिए ही जा रहे हैं, हम पार्टी करने नहीं जा रहे सऊदी अरेबिया। लेकिन बहरहाल सऊदी एक तरह से आगे बढ़ रहा है और उनका जैसे कहना है कि जाहिर है ऑयल उनके पास खत्म होता जा रहा है। कहा जा रहा है कि सिर्फ 8-10 साल का ही ऑयल रह गया है। उसके बाद वो दूसरी तरफ देख रहे हैं कि फिर उन्होंने सरवाइव कैसे करना है, उन्होंने अपनी कंट्री को कैसे चलाना है। तो डेफिनेटली उसके लिए ये चेंजेस तो उनको लाने ही होंगे कि जिसमें कि टूरिज्म अगर वो करते हैं और लोग जो है वो आते हैं एज अ टूरिस्ट, तो उनको वो तमाम फैसिलिटी मिले जो वो चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तानियों के लिए जरा मुश्किल टाइम है, इसलिए कि पाकिस्तान को तो टूरिस्ट वीजा नहीं देगा सऊदी अरेबिया, आई एम श्योर। और अभी तो पहले ही लोग निकाले जा रहे हैं वहां से पकड़ पकड़ के, चाहे वो भीख मांग रहे हो चाहे किसी और तरह के क्राइम में हो, इन तमाम ही लोगों को निकाला जा रहा है। और एक एक करके नहीं बल्कि हजारों की तादाद में निकाला जा रहा है। और यकीनन इसके ऊपर पाकिस्तान की गवर्नमेंट एक्शन ले ही रही है। जैसे मैंने आपसे कहा है कि वो पासपोर्ट भी कैंसिल किए जा रहे हैं और बहुत कुछ हो रहा है। लेकिन बहरहाल एमबीएस ने जो कहा था कि वो यूरोप बना देंगे, तो मेरे ख्याल है वो यूरोप बनाने की तरफ ही जो है वो चल पड़े हैं। और काफी हद तक सऊदीया जो है वो आपको एक ऐसी इस्लामिक कंट्री या गल्फ कंट्रीज में से आपको ऐसी इस्लामिक कंट्री दिखेगी जो कि काफी मॉडर्न होगी। वैसे तो खैर यूएई और कई और कंट्रीज भी ऐसी हैं, लेकिन सऊदीया के लिए तो एक खास जो मुस्लिम्स हैं उनके खास एक कह लीजिए कि बहुत ज्यादा टची हो जाते हैं, बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं कि क्योंकि वहां पे खाना काबा है और वहां पे हज उम्रे के लिए लोग जाते हैं। तो उस चीज को लेकर ना सिर्फ पाकिस्तान के बल्कि हिंदुस्तान के मुसलमान भी जो है वो यकीनन अब स्टेटमेंट्स देना शुरू करेंगे। हम वैसे कोशिश करेंगे कि क्या जैसे जैसे हालात बेहतर हों और गेस्ट आना शुरू करें शो में, तो हम भी जरा किसी को बुलाएं, मौलाना साहब को या किसी को, और पूछें कि अब उनका क्या ख्याल है।
बात करेंगे जी डोनाल्ड ट्रंप साहब की। डोनाल्ड ट्रंप साहब का आपको पता है कि वो टैरिफ के दौड़ में बहुत आगे हैं और वो हर कंट्री को ही तकरीबन डरा धमका रहे हैं। तो अब उन्होंने जी किया ये है कि अब उनका कहना है कि जी जैसे उन्होंने एप्पल को कहा कि जी अब वो जो है अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं वो इंडिया के बजाय यूएस में बनाए, तो जी बना बना जाहिर है कि आपको पता है कि उन्होंने कहा कि जी 25% टैरिफ जो है वो लगा दिया जाएगा। लेकिन अब उसके साथ साथ उन्होंने एप्पल के बाद अब वो सैमसंग की तरफ चले गए हैं और उनका कहना यही है कि सैमसंग के लोगों को भी, यानी सैमसंग कंपनी को भी उन्होंने वार्न कर दिया है कि जी जो फोन है वो अब यूएस में बने और उनके फोन भी जो है वो चाइना या इंडिया, अगर मेरे ख्याल इंडिया में सैमसंग बनता है या नहीं आई एम नॉट श्योर, लेकिन चाइना में जरूर बनता है क्योंकि हमारे जो खरीदे हुए फोन होते हैं पाकिस्तान में वो अक्सर मेड इन चाइना निकलते हैं। तो उनको जी उन्होंने वार्न कर दिया है और कहा है कि जी बस बहुत हो गई और अब आप अपने जो फोन है वो आप अमेरिका में बनाएंगे और आप चाइना या किसी और कंट्री में नहीं होंगी बाहर, वरना फिर जाहिर है कि टैरिफ वगैरह के ऊपर जो है उनको काफी टफ टाइम जो है दिया जा सकता है, ऐसा कहना है जी डोनाल्ड ट्रंप साहब का। मगर हम ये भी देख रहे हैं कि उसके साथ साथ वो पाकिस्तान हिंदुस्तान के बारे में भी बात करते रहते हैं। दोनों कंट्रीज में जो टेंशन चल रही है उसकी भी बात होती है। बात करेंगे लास्ट में डॉक्टर जयशंकर की। डॉक्टर जयशंकर के कुछ जो बातचीत वो कर रहे हैं, इंटरव्यू कर रहे हैं, उसके क्लिप जो है वो पाकिस्तान में काफी वायरल है और लोग बड़ा बढ़ चढ़कर बात कर रहे हैं कि अरे इन्होंने ये क्या कह दिया, वो इतना सोच सोच के क्यों बात कर रहे हैं, वो इतना रुक रुक के क्यों बात कर रहे हैं। और ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि हिंदुस्तान से भी कई लोग जो यकीनन अपोजिशन पार्टी के होंगे वो इस बात को लेकर जो है वो डॉक्टर जयशंकर के पीछे पड़े हैं। डॉक्टर जयशंकर तो हमेशा से मेरे बड़े बड़े ही फेवरेट फॉरेन मिनिस्टर रहे, तो इसलिए मैं तो बिल्कुल कहूंगी कि जी जो डिप्लोमेट्स होते हैं और वो यकीनन थोड़ा रुककर सोच समझकर बात करते हैं, शायद इस वजह से वो रुककर बात कर रहे हैं। तो जो लोग उनके पीछे पड़े हैं मैं उनसे यही कहूंगी कि भाई आप अपना काम कीजिए, क्यों मतलब आप खामाखाई में एक नॉन इशू को इशू बना रहे हैं। लेकिन बहरहाल वो रुककर बात इसलिए भी कर सकते हैं कि जाहिर है उनको सोच समझ के बात करनी होती है। वो हमारे मीडिया वालों की तरह जो हम लोग हैं या और लोगों की तरह जो है एकदम बोलते नहीं चले जाते कि कुछ भी कह रहे हैं। जाहिर है उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनके ऊपर, वैसे होती तो सभी के ऊपर है, लेकिन बहरहाल सोच समझ के बात करते हैं। तो शायद इसलिए वो थोड़ा सा मतलब जो रिप्लाईज उनके उस क्लिप के अंदर मैंने देखे तो उन्होंने शायद उसमें सोच सोच कर जवाब दिया है। और ये बात जो है यकीनन पाकिस्तान में जो लोग बैठे हैं एतराजात करने के लिए उनको, और भारत में भी बल्कि पाकिस्तान से ज्यादा भारत से लोग जो है वो तरह तरह की बातें कर रहे हैं। तो उनके लिए मैं यही कहूंगी कि लगे रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और डॉक्टर जयशंकर जो है उनकी बड़ी रिस्पेक्ट है और ना सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पाकिस्तान में भी। हमारी जी डेलीगेशन जो हमारा गया है वो जी उनकी अभी तक तो खैर कोई खैर खबर आई नहीं है कि कहाँ पहुंचे और कहाँ नहीं पहुंचे। हम मगर ये जरूर है कि कई लोग ये भी कह रहे हैं कि ऐसी कौन सी बात थी जो यहाँ के जो जिस कंट्री में भी गए हैं वहां के एम्बेसडर को नहीं बताई जा सकती थी, या इन्होंने कोई ठंडी ठंडी हवा खानी थी इस वजह से ये लोग चले गए हैं कि हमारे खर्चे पे, यानी कि पब्लिक के खर्चे पे। वरना हर बात जो है वो यहाँ से की जा सकती है, यानी एम्बेसडर को बुला लेते, हाई कमिश्नर्स को बुला लेते और उनके साथ ब्रीफिंग कर लेते, उनको बता देते। इसलिए कि ये जिन कंट्रीज में गए हैं, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज हो, चाहे वो गल्फ कंट्रीज हो, वैसे गल्फ का तो अभी तक मैंने नाम नहीं सुना, लेकिन बहरहाल जो कंट्री भी है, तो कौन सा वहां के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या वहां के किंग जो हैं वो इनसे मुलाकात करने वाले हैं या इनको बुलाकर बात करने वाले हैं। इन्होंने वहां पर जो आम ऑफिशियल्स हैं उन्हीं के साथ बात करनी है तो यहीं से कर लेते। इतना पैसा खर्च करने की क्या जरूरत थी, इतना एयर टिकट लगेगा, इतना होटल स्टे होगा और इसी तरह की कई दूसरी चीजें जो हैं वो यकीनन ऐसी हैं जो कि पाकिस्तान में के जो लोग हैं उनके टैक्स के पैसे से आप अपना खर्चा करेंगे और अपने सैर सपाटे करेंगे, उसके ऊपर लोग जो हैं काफी इतराज कर रहे हैं। ये और बात है कि इससे हमारी गवर्नमेंट को कोई असर नहीं होता। प्राइम मिनिस्टर साहब अपने सैर सपाटे पे निकल गए हैं, बाकी डेलीगेशन उन्होंने और जगह भेज दिया है। और यकीनन ये हमने भारत ने पहले अनाउंस किया था कि वो डेलीगेशन भेजेंगे, तो उसके साथ ही हमने सोचा चलो हम भी सैर सपाटा कराते हैं। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि भारत में भी उन जिन लोगों को भेजा गया है उसके बजाय अगर भारतीय भी जो है वो डेलीगेशन न भेजने के बजाय हाई कमिश्नर्स को और एम्बेसडर्स को और जो ऑफिशियल्स आपकी कंट्री में हैं उनको बुला के बात कर लेते तो अच्छा था। इसलिए कि शशि थरूर साहब जाएं चाहे बिलावल भुट्टो जाएं
कौन सा उनसे डोनाल्ड ट्रंप साहब मिलने वाले हैं, या कौन सा उनसे कोई यूके के प्राइम मिनिस्टर या किसी और कंट्री के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर मिलने वाले हैं। तो फिर बात अगर आम लोगों से ही करनी है या आम ऑफिशियल से ही करनी है, तो वो तो यहाँ पे जो मौजूद हैं या भारत में जो मौजूद हैं उनसे भी की जा सकती थी। लेकिन खैर भारत का तो ये है कि चले उनकी इकोनॉमी जैसे अभी हमने बात की कि 4 ट्रिलियन हो गई है या वर्ल्ड नंबर 4 पे पहुंच गए, हम तो कहीं आसपास भी दिखाई नहीं दे रहे, बल्कि लिस्ट में ही नहीं है। तो हमें ये फजूल खर्चियां और ये जैसे कहते हैं ना इस किस्म की हरकतें नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन बहरहाल अब कौन समझाए इन लोगों को। खैर यहाँ से हम चलते हैं, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बहुत जल्द फिर मिलेंगे।